संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ पर यूएन को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुरक्षा परिषद में भारत को अस्थायी सदस्यता मिलने के बाद पीएम के भाषण पर होगी दुनिया की नजर। दो दिन के लद्दाख और श्रीनगर दौरे पर आज लेह पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जाबाज जवानों के साहसिक हवाई करतब का देखा प्रदर्शन। सीमा पर सुरक्षा तैयारियों की करेंगे समीक्षा। सीडीएस और सेना प्रमुख भी रक्षा मंत्री के साथ। भारत अमेरिका के बीच रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी मंत्री स्तरीय बैठक आज। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अमेरिकी ऊर्जा मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे बातचीत। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर। नागनद चिमर इलाके में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम। असम में बाढ़ और भूस्खलन से 97 से अधिक लोगों की मौत। मुख्यमंत्री सोनोवाल ने की हालात की समीक्षा। मौसम विभाग ने दी गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में भारी बारिश की चेतावनी। भारत में कोविड-19 की रिकवरी रेट 63% से अधिक। 6,42,000 से अधिक लोग हुए संक्रमण से मुक्त, जबकि 3,42,000 से अधिक सक्रिय मामले। और रियल मैड्रिड ने एक मैच बाकी रहते हुए ला लीगा खिताब पर किया कब्जा। विलारियल को 2-1 से दी शिकस्त। थिबॉट कोर्टियोस बने मैन ऑफ द मैच। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आइए अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 2 दिन के लद्दाख और श्रीनगर दौरे पर हैं। इस कड़ी में आज सुबह वो लेह पहुंचे। दिल्ली से रवाना होने से पहले राजनाथ सिंह ने कहा कि वो लद्दाख और श्रीनगर में सीमाओं पर स्थिति की समीक्षा करेंगे और क्षेत्र में तैनात सशस्त्र बल के जवानों के साथ बातचीत करने के लिए आगे के क्षेत्रों का दौरा करेंगे। लेह पहुंचने के बाद रक्षा मंत्री ने जाबाज जवानों के साहसिक हवाई करतब का प्रदर्शन देखा। खुद रक्षा मंत्री ने भी इस दौरान बंदूक उठाई। इसके अलावा रक्षा मंत्री पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में अग्रिम चौकियों पर सैनिकों से मुलाकात करेंगे और पैंगोंग त्सो में सैनिकों को संबोधित भी करेंगे। साथ ही सेना और वायुसेना के बीच समन्वय की तैयारियों का जायजा लेंगे। रक्षा मंत्री के साथ सीडीएस जनरल रावत और थल सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे भी मौजूद हैं। इस क्षेत्र में भारत और चीन के बीच गतिरोध के बाद लेह लद्दाख की ये उनकी पहली यात्रा है। चुशूल में इस महीने की 14 तारीख को दूसरे चरण के मुख्य कमांडर्स के बीच कई घंटे चले मैराथन वार्ता की पृष्ठभूमि में रक्षा मंत्री की जो ये यात्रा है उसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की उच्च स्तरीय बैठक के समापन सत्र को वर्चुअली संबोधित करेंगे। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित इस सत्र में पीएम मोदी, नॉर्वे के पीएम और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के साथ मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल होंगे। संयुक्त राष्ट्र के इस वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र में सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और शिक्षाविदों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों का एक विविध समूह शामिल है। इस वर्ष के सत्र का विषय कोविड-19 के बाद बहुपक्षवाद, 75वीं वर्षगांठ पर हम किस तरह के संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकता है, इस पर है। भारत शुरू से ही सुरक्षा परिषद में सुधार के साथ ही बहुपक्षवाद का समर्थक रहा है। ऐसे में कोरोना महामारी के कारण बदले हुए हालात में हो रहे इस आयोजन का विषय भारत की प्राथमिकताओं से मेल खाता है। भारत के लिए इस आयोजन का विशेष महत्व है। भारत की सुरक्षा परिषद में जीत के बाद संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री का ये पहला भाषण होगा। इस साल 17 जून को भारत भारी बहुमत के साथ 2 साल के लिए सुरक्षा परिषद का गैर स्थायी सदस्य चुना गया था। पीएम ने इससे पहले जनवरी 2016 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की 70वीं वर्षगांठ पर मुख्य भाषण दिया था।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समिति ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान के नेता नूर वली महसूद का नाम प्रतिबंधित लोगों और संस्थाओं की सूची में डालने के लिए मंजूरी दे दी है। इसके तहत महसूद की संपत्ति फ्रीज करने के साथ उस पर यात्रा और हथियारों के प्रतिबंध लगाए गए हैं। संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद की 1267 अलकायदा प्रतिबंध समिति ने अपने ISIL देश और अलकायदा प्रतिबंध सूची में महसूद को जोड़ा है। इस तरह महसूद को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया गया। मुफ्ती नूर वली महसूद को प्रस्ताव 2366/2017 के पैराग्राफ 2 और 4 के अनुसार सूचीबद्ध किया गया है। उसे अलकायदा के लिए वित्त पोषण, योजना बनाना और सुविधाएं प्रदान करने का दोषी पाया गया। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने ट्वीट कर इस फैसले का स्वागत किया। ट्वीट में यह कहा गया कि ये स्वागत करने वाली खबर है और संयुक्त राष्ट्र ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान के नेता मुफ्ती नूर वली महसूद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया। तहरीके तालिबान पाकिस्तान में कई आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार है। सितंबर 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने नूर वली को आतंकवादी घोषित किया था। TTP पाकिस्तान में कई आत्मघाती हमलों के लिए जिम्मेदार था। अमेरिका ने सितंबर 2019 में नूर वली को देश में आतंकी घोषित किया था। और अब खबर राजस्थान से। राजस्थान की सियासत से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस ने 2 विधायकों भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह को प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। दोनों पर पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप है। इसके अलावा आज राजस्थान हाईकोर्ट में 19 बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई होगी। दरअसल आज दोपहर 1 बजे तक विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी ने उनसे जवाब मांगा है। यहां की राजनीति लगातार नए मोड़ ले रही है। कल सचिन पायलट ने विधायकों को स्पीकर की ओर से अयोग्य करार देने संबंधी नोटिस को अदालत में चुनौती दी है। राजस्थान की 200 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के पास 107 और भाजपा के पास 72 विधायक हैं। यदि 19 बागी विधायकों को अयोग्य करार दिया जाता है तो राज्य विधानसभा की मौजूदा प्रभावी संख्या घटकर 181 हो जाएगी, जिससे बहुमत का जादुई आंकड़ा 91 पर पहुंच जाएगा। सचिन पायलट के जो बागी तेवर हैं और जो विधायक हैं वो हाईकोर्ट जाने पर किस तरह से फैसला सामने आता है, इस पर रहेगी हमारी खास नजर। बढ़ते आगे, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज अमेरिका के ऊर्जा मंत्री डैन ब्रोलेट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दूसरी भारत अमेरिका रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। दोनों ही देश आपसी ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देना चाहते हैं। पहले ये बैठक इस साल अप्रैल में वॉशिंगटन में आयोजित होने वाली थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसको स्थगित कर दिया गया था। इससे पहले दोनों नेता बीते बुधवार को उद्योग जगत द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इसमें धर्मेंद्र प्रधान ने अमेरिकी कंपनियों और निवेशकों से भारत में निवेश करने और नई संभावनाएं तलाशने का आमंत्रण उन्हें दिया। रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी यानी कि SEP में सहयोग के 4 प्राथमिक स्तंभ तेल और गैस, बिजली और ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा और टिकाऊ वृद्धि है। दोनों देशों ने प्राकृतिक गैस क्षेत्र में सहयोग को प्राथमिकता माना है। साथ ही भारत के एनर्जी सेक्टर में LNG बंकरिंग, LNG ISO कंटेनर डेवलपमेंट, पेट्रोकेमिकल्स, बायोफ्यूल और कंप्रेस्ड बायोगैस के क्षेत्र में नए अवसर खुले हुए हैं। भारत ने अपने तेल और प्राकृतिक गैस सेक्टर में अगले 5 वर्षों में 118 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के निवेश की उम्मीद जताई है। भारत सरकार ने फरवरी 2018 में भारत अमेरिका ऊर्जा वार्ता को रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी का दर्जा दिया था। जून 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान SEP की औपचारिक घोषणा की गई थी। साथ ही अप्रैल 2018 में नई दिल्ली में इसकी पहली मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी। सामरिक ऊर्जा भागीदारी के माध्यम से अमेरिका और भारत भविष्य की चुनौतियों के मद्देनजर सामूहिक रूप से ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां कुलगाम में आज सुबह आतंकवादियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हो गई। खुफिया जानकारी मिली थी कि कुलगाम जिले के नागनद चिमर इलाके में कुछ आतंकी छुपे हुए हैं और किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में हैं, जिसके आधार पर इलाके को घेरना शुरू किया गया और सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया।
और अब बात केदारनाथ धाम की, जिसके दर्शन के बाद वासुकीताल से त्रियोगी नारायण ट्रैक पर पिछले दिनों लापता हुए 4 यात्री मिल गए और एसडीआरएफ की टीम के साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लापता यात्रियों के जल्द रेस्क्यू करने के निर्देश दिए थे। बचाव कार्य में एसडीआरएफ की 5 टीमें लगाई गई थीं। गुरुवार दोपहर में 4 यात्रियों से संपर्क हो गया। उनकी लोकेशन का पता चलने के बाद एसडीआरएफ की टीम उन तक पहुंची, जिसके बाद फिलहाल उन्हें सुरक्षित रूप में त्रियोगी नारायण की ओर लाया गया है। यात्रियों के मिलने पर मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए ट्वीट किया कि यह हर्ष का विषय है कि केदार धाम के दर्शन के बाद वासुकीताल से त्रियोगी नारायण ट्रैक पर पिछले दिनों लापता हुए 4 यात्री मिल चुके हैं। एसडीआरएफ की टीम ने उनका सफल रेस्क्यू किया और इस त्वरित और सफल रेस्क्यू कार्रवाई के लिए जो एसडीआरएफ की टीम्स हैं वो बधाई की पात्र हैं। खबर असम से, जहां के कई इलाकों में बाढ़ की वजह से हालात और भी खराब होते जा रहे हैं। राज्य में तकरीबन 39,80,000 की आबादी बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित है। राज्य के 27 जिलों के 93 राजस्व सर्कल्स में 3,218 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 71 पहुंच गई, जबकि इस मौसम में भूस्खलन की वजह से हुई मौत के आंकड़ों को जोड़ने पर राज्य में बाढ़ और भूस्खलन से हुई मौत का जो आंकड़ा है वो 97 तक जा पहुंचा। बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित राज्य की दुबरी जिले के तकरीबन 9.25 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। राज्य के बारपेटा, गोलपाड़ा और मोरीगांव जिलों में 4-4 लाख आबादी बाढ़ के घेरे में है। यहाँ सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राज्य की 1,31,000 हेक्टेयर फसली भूमि बाढ़ के पानी में डूबी हुई है। बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए बनाए गए 303 राहत शिविर में राज्य के 49,000 लोगों ने शरण ले रखी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने 2,000 से अधिक लोगों को डूब क्षेत्र से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल राज्य में बाढ़ राहत कार्यों की खुद निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कई राहत शिविरों और वितरण केंद्रों का दौरा किया, साथ ही काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बाढ़ के हालात की समीक्षा भी की है। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।